नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी पुरुष प्रधान समाज में नारी का सबसे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? क्या उसे देवी बनाकर, मूर्ति बनाकर स्थापित कर दिया जाना चाहिए, या पददलित स्थिति जो उसकी समाज में, बहुत से देशों के समाज में है, अपने देश के समाज में भी, वो होना चाहिए? मेरी समझ से सबसे बड़ा नारी का सम्मान हो सकता है वो है उसको बराबरी का दर्जा देना, बराबरी का स्थान देना, हर फैसले में, हर बात में उसको शामिल करना। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब इसको हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने शाब्दिक अर्थ में ले लिया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, ये मतलब उसको पूजा के स्थान पर बिठा दीजिए, उसको जो है सामान्य मनुष्य से ऊपर का दर्जा दे दीजिए, यही नारी का सम्मान है। नहीं, उसकी भावना दूसरी है। उसकी भावना ये है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। देवता का अर्थ है जो भी जीवन में नैतिक है, जो सत्य है, जो शिव है, वही सुंदर है। तो जीवन में वहीं कुछ अच्छा होगा जहां नारी को हे दृष्टि से नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, समाचार की दुनिया से निकलकर कहीं अध्यात्म की दुनिया में और धर्म की दुनिया में तो नहीं जा रहा हूँ और प्रवचन देने लगा हूँ। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मेरी ऐसी कोई क्षमता भी नहीं है। उस दिशा में, उस विषय पर मेरा कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए मैं उधर जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ नारी सम्मान की। नारी सम्मान या नारी को बराबरी का स्थान देने का मतलब क्या है? मेरी नज़र में इसका मतलब ये है कि नारी को सम्मान और बराबरी का मतलब है कि जीवन के हर फैसले में नारी की सहभागिता हो, उसकी राय को, उसके सुझाव को, उसके विचार को वही महत्व मिले जो पुरुष की राय को, उसके विचार को या उसकी बात को मिलता है। परिवार में पैसे कमाकर कौन लाता है, ये बात गौण है। बात यह है कि जब पैसा घर में आता है तो जीवन को सुगम कौन बनाता है, सुघड़ कौन बनाता है, ये सब करने का उद्यम कौन करता है, दिन रात इसके बारे में कौन सोचता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं फिर नारी की भूमिका आती है। मकान को घर बनाने में सबसे बड़ी केंद्रीय भूमिका जो है वो स्त्री की होती है, नारी की होती है। तो अगर आप उसको सम्मान देना चाहते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, उसको बराबरी का हक, ये अगर आप देते हैं तो सचमुच आप सम्मान करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ आदेश देने के लिए हैं और वो आदेश को मानने के लिए बाध्य है, तो आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। 21वीं सदी में भी हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाइए कि आज भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ज़रूरत है हमें। मतलब घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून की ज़रूरत है। कानून की ज़रूरत तब पड़ती है जब समाज फेल हो जाता है। जब समाज अपने स्तर पर सुधार नहीं कर पाता है, तब कानून बनाकर दखल देना पड़ता है शासन को, उसको रोकने के लिए। समाज सुधार सबसे बड़ा वही होता है जो समाज के अंदर से आता है। कानून से जो सुधार आता है वो दरअसल एक थोपा हुआ, एक अनुशासित, एक निश्चित व्यवस्था में किया गया एक काम होता है। अब थोड़ी सगुण बात करते हैं। मैंने ये सब बातें इसलिए कहीं कि इसी माहौल में भारत में स्त्रियों की इसी स्थिति के बारे में, हालांकि आप देखें तो आज से 50 साल, 100 साल पहले जो स्थिति थी, ख़ास तौर से गुलामी का जो लंबा दौर हमने देखा, उससे पहले बहुत अच्छी स्थिति थी। उसकी आज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 800, 900, 1000 सालों में स्थिति बनी है, उसमें जो माहौल बन गया है, उसमें 7 साल पहले एक नेता प्रधानमंत्री के रूप में आता है, नरेंद्र मोदी। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री बन गए, बहुमत मिला, सरकार चला रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे बाकी सरकारें योजनाएं बनाती थी, योजनाएं बनाते रहते, उनको लागू करते रहते। फिर राजनीति के और बहुत से तरीके होते हैं चुनाव जीतने के, उन तरीक़ों से चुनाव जीतते रहते। लेकिन जब आपके अंदर संवेदना हो किसी विषय को लेकर,
तब उसके बारे में आप गहराई से सोचते हैं और उसमें बदलाव लाने की सोचते हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी एक योजना शुरू करते हैं, जन धन योजना, जिसमें गरीबों के बैंक खाते खोले जाएं ज़ीरो बैलेंस से। उसका मकसद, मुख्य मकसद जो घोषित था वो ये, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर रह गए हैं, बैंकिंग व्यवस्था से जो नहीं जुड़ पाए हैं 70, 72, 74 सालों में, उनको जोड़ा जाए। तो अब इसकी स्पीड और स्केल देखिए कि कुछ ही समय में 40 करोड़ खाते खुल गए। लेकिन ये उसका एक पक्ष है, ये उसका प्रशासनिक पक्ष है, ये उसका जो है आर्थिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष है कि कोशिश ये हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा खाते जो है, बैंक खाते, वो महिलाओं के नाम से खोले जाएं। अब आप उस गरीब महिला की कल्पना कीजिए, अगर आपने देखा हो तो उसका चेहरा याद कीजिए जब पहली बार बैंक का खाता खुलने के बाद पासबुक उसके हाथ में आई। ये उसका एम्पावरमेंट भी था कि उसका भी खाता हो सकता है, उसको छिपा कर चुरा कर पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने बैंक में रखने की ज़रूरत है, कोई भी जान सकता है। तो ये जो एम्पावरमेंट है, ये पूरी पर्सनैलिटी को इस तरह की चीज़ें बदल देती हैं। ये सामाजिक, मतलब ये प्रशासन के जरिए सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश है कि घोषित उद्देश्य तो निश्चित रूप से है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि इतने लोग भाई बैंकिंग व्यवस्था से बाहर क्यों रह जाएं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो इसी मकसद से किया गया था कि गरीब भी बैंक तक पहुंच सके, तो वो तो और दूर होता चला गया। ये जो जनधन योजना में खाते खुले, बैंक खाते खुले, उनमें 2/3 से ज़्यादा खाते जो है वो महिलाओं के नाम से खुले। अब आप देखिए, मई 2015 में एक और योजना आई, उज्ज्वला योजना। रसोई गैस का कनेक्शन ये समाज में प्रतिष्ठा का सूचक था। जिसके पास है वो अमीर आदमी है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। गरीब आदमी उसको बड़ी हसरत की नज़र से देखता था कि कभी हमारे घर में हो पाएगा, उसको नहीं लगता था कि कभी हो सकता है। जिन लोगों के पास था उनको भी बड़ी सिफारिश पैरवी लगवानी पड़ती थी, मंत्री से, सांसद से, विधायक से लिखवा कर कोटा, परमिट, क्या क्या किसी तरह से मिलता था। फिर गैस सिलेंडर के लिए मारामारी, वो सब खत्म कर दिया। गरीबों के लिए 9 करोड़ से ज़्यादा रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त केंद्र सरकार ने दिए, और यहाँ भी प्राथमिकता घर की महिला के नाम से कनेक्शन होगा। और उसके बाद लाल किले से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। बहुत मजाक उड़ाया गया, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता ने बड़ा मजाक उड़ाया कि क्या ऐसा विषय है जिसको प्रधानमंत्री लाल किले से बोलें। लेकिन आप बदलाव देखिए, देश में स्वच्छता को लेकर, हाइजीन को लेकर जो कॉन्शियसनेस आई है, जो लोगों के मन में चेतना आई है, वो तो एक जगह है। लेकिन उस योजना के तहत जो शौचालय बनाने का काम शुरू हुआ, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में और शहरी झुग्गी झोपड़ी गरीब इलाकों में, अब ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर के लोग हैं, उनकी कल्पना में ये आ ही नहीं सकता है कि इसके होने का क्या अर्थ है। किसी भी महिला के जीवन में खुले में शौच जाना, इससे बड़ा अपमानजनक बात जो है और कोई नहीं हो सकती है। उसको रोज़ इस अपमान से गुजरना पड़ता था, रोज़ अपमानित होना पड़ता था। इसमें तमाम तरह के अपराध होते थे, और केवल बात अपराध की और इस अपमान की तक ही सीमित नहीं है। उसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां, कि दिन में शौच के लिए नहीं जा सकते, तो पानी कम पीना है, तो खाना कम खाना है, तो तरह तरह की बीमारियों को न्योता देना है, ये सब खत्म हो गया। 11 करोड़ शौचालय बने, देश लगभग ओपन डिफेकेशन से मुक्त हो चुका है। अपवाद के लिए कुछ जगहें होंगी, कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ 11 करोड़ खुले, उनमें से कई इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में, घर के पास शौचालय बने, और सरकार इसके लिए सब्सिडी दे रही है, और ये सुनिश्चित कर रही है कि वो पैसा उनके खाते में जाए और शौचालय बने ज़रूर। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो शौचालय, उससे पहले गैस कनेक्शन।
अब गैस कनेक्शन होने का तमाम महिलाएं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, मध्य वर्ग में, उच्च मध्य वर्ग के परिवारों में, उनको लगता था कि जो घर में उनके गैस कनेक्शन चूल्हा देखती थी, गैस का सिलेंडर देखती थी, उनको लगता था कि उनके जीवन में तो ये होने वाला नहीं है। उनको उसी गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयले, उसी के धुएं में जीना मरना है। उस गैस कनेक्शन ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो असर डाला है, तमाम तरह की बीमारियों, सैकड़ों सिगरेट के बराबर धुआं रोज़ उनके फेफड़े में जाता था, लकड़ी, कुएं और कंडे की वजह से। वो सब बंद हो गया। गांव में अगर आप देखिए या कहीं भी जहां चूल्हे पर खाना बनता था या अंगीठी पर खाना बनता था, वहां एक बार अगर चूल्हा जला तो खाना बन जाना है। आप वो सुबह बन गया, वो आप दोपहर में 12 बजे खाएं, 2 बजे खाएं, 3 बजे खाएं, उसका और कोई तरीका नहीं था। अब उससे आज़ादी मिल गई महिला को, वो अपने और काम कर सकती है। जब खाने की ज़रूरत हो उससे कुछ देर पहले खाना बना सकती हैं, बना हुआ खाना गर्म कर सकती हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बल्कि मंत्री कहें, वो लोग सोचते नहीं थे। उनको लगता नहीं था कि इससे क्या हो जाएगा। ये उससे पूछिए जिसके जीवन में ये आया है। और बात यहीं तक नहीं रुकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब का, बल्कि हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि अपना एक घर हो। झोपड़ी में, कच्चे घरों में रहने वाले, जो बारिश में टपक रहा है, सर्दी में हर जगह से हवा आ रही है, गर्मी में लू चल रही है तो उसके गर्म थपेड़े आ रहे हैं। पक्का घर अपना, और सिर्फ पक्का घर नहीं, उसमें बिजली का कनेक्शन, उसमें गैस का कनेक्शन, उसमें शौचालय, ये सब एक साथ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सब महिलाओं के नाम से। अब उस महिला की मतलब आप खुशी का अंदाज़ा लगाइए जिसके नाम से उसका अपना घर है। अब इससे बड़ा सम्मान जो है आप क्या देंगे किसी महिला को। लेकिन ये सिलसिला अभी आप ये मत समझिए कि यहाँ तक आकर रुक गया है। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2019 में जीत कर आने के बाद एक और अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नल से जल। अब हम लोग, जो लोग शहर में रहते हैं, आसानी से पानी उपलब्ध है, पानी खूब वेस्ट करते हैं, खूब उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हम लोगों को उस तरह से समझ में नहीं आता। लेकिन जो पानी की कमी वाले इलाके हैं उनका अंदाज़ा लगाइए। और महिला को पूरी गृहस्थी चलानी होती है, उस सबके बारे में सोचना है, पानी का कैसे किफ़ायती इस्तेमाल हो। खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, हाथ मुँह धोने के लिए भी पानी चाहिए। हर काम में पानी की ज़रूरत है। और ये पानी का इंतज़ाम, ये प्रबंध करने का काम हमारे समाज में ज़्यादातर 95-98% महिलाओं के जिम्मे है। पानी की कीमत कितनी है आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बुंदेलखंड का इलाका, और देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं, गुजरात में भी थे पहले, अब नहीं रहा, महाराष्ट्र में है, दूसरे राज्यों में है। बुंदेलखंड में जो कहावत चलती थी, गगरी न फूटे खसम मर जाए, आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी भारतीय महिला के लिए उसके पति के मरने की कल्पना मात्र जो है कितनी डरावनी होती है। लेकिन वो कह रही है कि ये पानी की गगरी जो है, पानी से भरी हुई गगरी, ये फूटने न पाए, भले ही पति मर जाए। तो पानी की कीमत उसकी नज़र से समझिए आप। और उसके घर में जब नल से जल पहुंचेगा तब उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाइए। ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी इलाके हैं जहां घर की महिलाओं का, एक दो को छोड़कर ज़्यादातर का जिम्मा यही है कि सिर्फ पानी लाना उनका काम है। कोई 2 किलोमीटर से, कोई 4 किलोमीटर से, कोई 6 किलोमीटर से पानी, और गड्ढे खोद कर थोड़ा सा पानी मिल रहा है गंदा, उसी को छान कर पीने लायक बना रहे हैं। तो ये नल से जल का अभियान, ये सब योजनाओं को अगर आप मिलाकर देखिए तो ये क्या है, ये गरीब आदमी के जीवन स्तर को उठाने, उसके जीवन को उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास। और ये काम कौन कर सकता है? वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ये गरीबी देखी हो, जिसने ये अभाव देखा हो, जिसने अपने घर के लोगों को, अपनी माँ को, बहन को, घर की दूसरी स्त्रियों को इस तरह से अभाव में जूझते, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करते, इन सब की जो है, इन सब का सपना देखते हुए देखा हो।
जिसे मालूम हो कि इसको हासिल करने पर किस तरह की खुशी होती है, वही व्यक्ति इस तरह का काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी उनके कार्यकाल की जो याद रखी जाएंगी, लेकिन इस देश का गरीब आदमी, उसको मुझे लगता है पहली बार लग रहा है कि सरकार उसके लिए भी होती है। सरकार का काम केवल सड़क पुल बनाना, रेल चलाना, बस चलाना, हवाई जहाज उड़ाना इतना ही नहीं है। उस गरीब आदमी का जो वोट देकर सरकार बनाता है, और डेमोक्रेसी इस देश में अगर बची है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इस देश के गरीबों को जाता है, दलितों को जाता है, पिछड़ों को जाता है, समाज का जो वंचित वर्ग है उसको जाता है। और उसके जीवन में जब परिवर्तन आता है तो एक ऐसा विश्वास बनता है। आज जो लोग नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे अलोकप्रिय बनाएं, कैसे हटाएं। ये उस विश्वास का नतीजा है। और ये इस कार्यक्रम का ख्याल मेरे मन में आया, अभी मैंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें अयोध्या के एक दलित गांव की 18 साल की युवती, उसके घर तक सड़क नहीं है, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन वो हर बात पर प्रधानमंत्री की तारीफ करती है। तो आखिर में उस रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसा तुम्हारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, फिर क्यों प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हो? तो उसने कहा कि आप नहीं समझते हैं, मोदी जी महिलाओं की समस्या को समझते हैं, इसलिए हमको उन पर भरोसा है। ये भरोसा है जिसने 2 बार जिताया है, और ये भरोसा जब तक कायम रहेगा तब तक कोई हरा नहीं पाएगा। तो आप गाली देते रहिए, आलोचना करते रहिए, आप जो भी शब्द बुरे से बुरे हो सकते हों वो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते रहिए, उनके समर्थन में जो बोले उसको गाली देते रहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है उनको मालूम है कि क्या हुआ है। और फिर वेलफेयर स्टेट की दिन रात बात करते हैं पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, और होता क्या है वेलफेयर स्टेट। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।